नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मुकाम है। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी का इंतजार पूरा हुआ। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विचारधारा की लड़ाई में एक चक्र को पूरा किया है। 1947 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1967 से 1977 तक संयुक्त मोर्चा सत्ता में रहा। कुछ दिन राष्ट्रपति शासन भी चला। 1977 में साम्यवादी आए तो 2011 तक रहे और 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और 15 साल बाद अब 2026 है। पश्चिम बंगाल में सत्ता कांग्रेस, लेफ्ट और सेंटर का गोला पार करके राइट के पक्ष में आ गई है। तो ये जीत प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित की। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि बीजेपी 5 साल में 77 विधायक से बढ़कर 200 के पार कैसे पहुंच गई? कौन है इस आश्चर्य का सूत्रधार और क्या है बीजेपी की जीत का इतिहास? कोरबो लोड़बो जीतबो रे की एक रोचक यात्रा देखिए हमारे साथ। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। क्या हुए पैदा मुखर्जी। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। दीदी टाटा बाय बाय। दीदी आपने 2005 में जो पार्लियामेंट में बोला कि आपका भाई आज वही बोल रहा है, वही बोल रहा है और आप मुझे रस्सा बांध करके जेल में डालने की बात कर रही हो। ये कैसा न्याय है दीदी? ये न्याय ठीक नहीं। दीदी डरी हुई है, बौखलाई हुई है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। दीदी, हार आपके सामने है। मैं बंगाल की जनता के लिए जो भी योजनाएं लाता हूं, यहां की सरकार उसे यहां लागू ही नहीं होने देती। टीएमसी की गुंडागिर्दी अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। दिसंबर 2018 अंडमान निकोबार में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया। 23 जनवरी 2021 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म शती के 125 वर्ष का उत्सव पूरे एक साल मनाया गया। 8 दिसंबर 2022 जब इंडिया गेट के बगल में सुभाष चंद्र बोस की काली ग्रेनाइट प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तो किसी को 4 मई 2026 के नतीजों का इल्म भी नहीं था। 7 नवंबर 2025
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जब डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। 8-9 दिसंबर 2025 में वंदे मातरम पर संसद में विशेष चर्चा हुई। 6 फरवरी 2026 वंदे मातरम के 6 छंद गाने की घोषणा हुई। वंदे मातरम का प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया। 23 जनवरी से 29 जनवरी गणतंत्र दिवस उत्सव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती शामिल की गई। जब देश की राजनीति में ये सांस्कृतिक घटनाएं घट रही थी, जब वंदे मातरम को गाने का विवाद चल रहा था, तब किसी ने वर्ष 2026 की 4 मई के नतीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन बीजेपी ने बंगाली गौरव, बंगाली संस्कृति, बंगाली भद्रलोक के हर प्रतीक का गुणगान करके वो कर दिखाया जो बंगाल में अप्रत्याशित माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन के कमांडर हैं अमित शाह। शाह के नेतृत्व में एक टीम बनी जिसमें सेकंड इन कमांड थे सुनील बंसल, जिन्हें काफी पहले ही प्रभारी का काम सौंप दिया गया था, और इसके बाद भूपेंद्र यादव जो कि चुनाव के प्रभारी मंत्री थे। इसके नीचे दिलीप घोष जिनसे वर्कर जुड़ा हुआ था, समीत भट्टाचार्य जो बंगाली चुनाव में बीजेपी का भद्र लोक चेहरा बने, और फिर शुभेंदु अधिकारी जिन्हें स्ट्रीट फाइटर की तरह हर जगह इस्तेमाल किया गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने की एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है। हर चुनाव से पहले वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसे ऐसे समझें, टोली नंबर 1, सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बाहर से पदाधिकारी, सांसद, विधायक, सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टोली पहुंचती है। वो निर्धारित विधानसभाओं में जनसंपर्क करके पार्टी की मौजूदगी और सक्रियता के सबूत देती है, जिससे लगता है कि बीजेपी जोरदारी से मैदान में है। वो फीडबैक सिस्टम का भी काम करती है। टोली नंबर 2, इसके बाद ऐसी टोली पहुंचती है जिसमें स्थानीय समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, प्रवासी लोगों के परिचित होते हैं। ये वोटर के साथ बीजेपी के परिचय को गहरा करते हैं, पार्टी के वोट बैंक में खींचते हैं, पर्सनल टच की राजनीति करते हैं। टोली नंबर 3 चुनाव प्रचार और सूचना प्रसार से जुड़े लोगों से बनती है। इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों का होता है। पार्टी के एजेंडे, मैनिफेस्टो को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। टोली नंबर 4 वोटिंग मैनेजमेंट के लोग होते हैं, पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख जैसे लोग, जिन पर वोटिंग के दिन वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने और वोट डलवाने की जिम्मेदारी होती है। टोली नंबर 5 इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार होती है और वोटर्स के बीच में नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। चुनाव प्रबंधन के इस विजिबल सिस्टम के अलावा भी कई तरह के लोग और तंत्र सक्रिय रहते हैं जो धीरे धीरे बीजेपी को जीत की ओर खींचने का काम करते हैं। दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करने के लिए बीजेपी ने चरणबद्ध तरीके से काम किया। ग्राम पंचायत से लेकर शहर के मोहल्ले तक अपनी रणनीति तैयार की। हर जगह और हर स्तर पर इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ममता का अपमान न हो, लेकिन उसके प्रति नाराजगी का भी पूरा सम्मान है। वैसे तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाति और धर्म का कार्ड नहीं चलता, ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर नहीं होता, लेकिन इस दावे में दम नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी ने धर्म, जाति और संस्कृति के इर्द गिर्द ही अपना पूरा कैंपेन प्लान किया। ममता बनर्जी की राजनीति में हर वो एलिमेंट मिलता है जिसकी जरूरत
एक लॉयल वोटर को होती है। इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने बहुत सटीक और मल्टी लेयर प्लानिंग की थी। हरीफ फाइल का हॉरर। सबको ममता का यह वीडियो याद हो। ममता का चुनाव मैनेजमेंट संभालने वाली कंपनी पर जब ईडी रेड पड़ी तो कैसे ममता बनर्जी छापे में घुसी और फाइल लेकर बाहर निकल गई। इस तस्वीर को बीजेपी ने ममता बनर्जी के परिवार, सरकार के करप्शन और ममता बनर्जी की तानाशाही का प्रतीक बनाकर पेश किया। राजभवन की जंग। कोलकाता राजभवन और सरकार के बीच चले संग्राम की तस्वीरें सबको याद हैं। इसके जरिए बीजेपी ने साबित किया कि ममता बनर्जी को संविधान पर भरोसा नहीं है। उनकी कार्यशैली नक्सलियों के जैसी है। इसकी वजह से एंटी लेफ्ट वोट ममता के प्रति शंका से भर गया। मदीना या काली। ममता की सांसद सयोनी घोष जब सर्वधर्म संभाव के लिए दिल में मदीना वाला गाना गा रही थी तो योगी ने उनको काली के धर्म संकट में फंसा दिया। रणनीति बदलनी पड़ी, हनुमान चालीसा गानी पड़ी। इसे बीजेपी ने ममता बनर्जी के डिफेंसिव हो जाने की तरह इस्तेमाल किया। वोटर वाली ट्रेन। आपको याद होगा ये वीडियो जो पश्चिम बंगाल के लिए वोटर ले जाने का दावा करती थी। माना जाता है कि बीजेपी हर चुनाव से पहले कुछ प्रतिशत नया वोट लाती है, तो उस श्रेणी में इसे भी जीत के मैनेजमेंट का हिस्सा बताया गया। नितिन नवीन। पश्चिम बंगाल में पार्टी के साथ भद्रलोक और कायस्थ बोर्ड को जोड़ने के लिए बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बेहतर इस्तेमाल किया गया। चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतिहास का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम, आज़ादी की लड़ाई, क्रांतिकारी, देशभक्ति, भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे और बांग्लादेश के जन्म की जमीन पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। बंगाल का आम आदमी इस पूरे इतिहास का साक्षी है। बंगाली संस्कृति का गौरव आम बंगाली का सबसे बड़ा अभिमान है। बंगाली अपनी पहचान और इतिहास को लेकर बहुत इमोशनल भी है। बीजेपी के पूरे चुनाव प्रचार में इस संवेदनशील मुद्दे का खास ख्याल रखा गया। पीएम ने कहा भी कि कांग्रेस एस्पिरेशन की राजनीति नहीं जानती, जबकि बीजेपी एस्पिरेशन का सम्मान करती है। बीजेपी ने बंगाल विजय में इस एस्पिरेशन का कैसे इस्तेमाल किया वो भी समझते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, सुभाष चंद्र बोस और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के सम्मान तक हर बंगाली पहचान को सम्मान दिलाने का दावा बीजेपी करती है। बंगाल बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को बहुत सूट करता है। बंगाल की मिट्टी में इमोशन और सेंटिमेंट कूट कूट कर भरा है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था।
लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चीती है, एक विचार है, एक संस्कृति है, और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना की चेतना इसी वंदे मातरम के गीत से मिली होगी, जिसको वीर सावरकर, महात्मा तिलक और मैडम कामा, कई सारे राष्ट्रभक्तों ने गाया, महसूस किया और अपना हौसला बुलंद किया। भारत माता की वंदे। वंदे मातरम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत है क्या? हिंदी है क्या? मराठी है क्या? किस भाषा का शब्द है? हिमालय से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक वंदे मातरम सबको समझ में इसलिए आता है, वो भारत की हृदय भाषा का शब्द है। आजादी की लड़ाई के साथ ही जब हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई, तो जनसंघ के नेता और बीजेपी के विचार पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एजेंडा ही बीजेपी का सूत्रवाक्य बना। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान आज भी बीजेपी का चरम राष्ट्रवादी विश्वास है। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। एक देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख एजेंडों, पहला धारा 370 कानून, दूसरा कॉमन सिविल कोड और तीसरा राम मंदिर के सूत्रधारों में से एक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट का विरोध प्राणों की बाजी लगाकर किया। भारत में घुसपैठ का विरोध भी इसी संवेदना का एडवांस है, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा चुनावी एजेंडा है। साथियों, बंगाल के सामने एक
बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? बंगाल में राजनीतिक विजय के लिए बीजेपी ने भय से मुक्ति को अपना सूत्रवाक्य बनाया है। उन्होंने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को सामान्य बंगाली की सुरक्षा से जोड़ दिया। मां, बहन, बेटी, घर, संपत्ति की असुरक्षा से जोड़ दिया है, दंगे से जोड़ दिया है। साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त 2025 को देश के डेमोग्राफिक असंतुलन की बात कही तो शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि उसका विस्तार 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों तक होगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुए तो डेमोग्राफी का असंतुलन बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जहां एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को खतरा बताया गया, वहीं लगे हाथ सीएए के खिलाफ तैयार किए गए राजनीतिक भय को भी काउंटर किया गया।
मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए, ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। बंगाल के लोग प्रधानमंत्री की ये बात समझ सके और उनकी गारंटी का महत्व जान सके, इसके लिए मंच के नीचे जमीन पर बीजेपी का झंडा उठाने वाले नेता खुली जुबान में अर्थ समझा रहे हैं। जनता वोट दिया, हिंदू खुल के वोट किया। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी। हिंदू के वोट से सत्ता के लिए जरूरी बहुमत का रिश्ता ही बंगाल में बीजेपी के चुनाव के प्रचार और प्रयास का सार है। बीजेपी ने इस जीत के लिए भरपूर मेहनत की। ये केवल सरकार से नाराजगी का जनादेश नहीं, इस विराट जीत को जमीन पर सच करने के लिए बीजेपी ने कई सालों में चरणबद्ध तरीके से काम किया। इसमें खास तेजी तब आई जब 2014 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की बागडोर संभाली। बीजेपी का दावा है कि इस जीत के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी कुर्बानियां दी। चुनाव प्रचार के दौरान इमोशनल अपील की गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दिवंगत कार्यकर्ताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूरी है। बंगाल को भयमुक्त और भरोसे से युक्त करने की लड़ाई का सूत्र वाक्य था, डर के आगे जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद कहा कि महर्षि अरविंद का दर्शन ही उनका ध्येय था। वो एक ऐसा बंगाल बनाना चाहते हैं जहां मन भय मुक्त हो और सर गर्व से ऊंचा। इसकी शुरुआत 1980 से होती है। हरिप्रद भारती उर्फ मास्टर मोशाय 1980 से 1982 तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले अध्यक्ष रहे। उसके बाद विष्णुकांत शास्त्री, सुकुमार बनर्जी, तपन सिकदर, असीम कुमार घोष, तथागत रॉय, सुकुमार बनर्जी, सत्यव्रत मुखर्जी, राहुल सिन्हा, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष बने। 14 प्रेसिडेंट, 46 साल, 0 से 77 एमएलए का सफर पूरा हुआ। यह यात्रा बहुत रोचक है। लेफ्ट के खिलाफ राइट की वैचारिक गुंजाइश सबसे ज्यादा थी, लेकिन सेंटर वाले जोर लगाकर बैठे रहे। वैचारिक आदर्श की सबसे उपजाऊ जमीन पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता वाली यात्रा हैरान करती है। 1982 से 2011 तक 7 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी का स्कोर रहा 0 और वोटों का प्रतिशत 1991 में 11.34% तक पहुंच गया, लेकिन 2011 में गिरते गिरते 4% तक आ गया। 2016 में वोट 10% और विधायक 3 बने। इसके बाद 2021 में वोट मिले 38% और विधायक 77 हो गए।
लेकिन इस संख्या के पीछे एक और संख्या का दावा किया जाता है, वो है 2014 के बाद से करीब 250 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का दावा। भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ता हैं। बंगाल ने चुनाव के रेगिंग में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमारे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए, सैकड़े लोग घायल हुए, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग गलत केस में जेल में बंद है। मैं आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये कहने आया हूं, हम सब हमारे जो शहीद हुए हैं वो कार्यकर्ता को याद करें और इस चुनाव में आज से लेकर काउंटिंग तक एक एक पल कमल निशान को समर्पित करें और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। मुखर्जी जी इसी बंगाल की माटी से निकले, उन्होंने पश्चिम बंगाल को बचाया, वरना पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा। उन्होंने कश्मीर को बचाया, कश्मीर के लिए जान दे दी। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी देश में 21 राज्यों में सरकार बना चुकी है, मगर मैं आपको बताता हूं, मुझे 21 राज्यों से कोई संतोष नहीं है। पूरा देश भर का कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी संतोष के साथ तभी मुस्कुराएंगे जब 22वां राज्य मेरा बंगाल हो जाएगा तब। और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं की शहीदगी, यही कार्यांजलि होना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के परिवारों को, और यही श्रद्धांजलि होना चाहिए महान श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए, अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन पीपल कनेक्ट के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम की मूल बंगाली भावना का सटीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब चुनाव में बीजेपी ने बंगाली गौरव, बंगाली भद्रलोक, बंगाली संस्कृति के सेंटीमेंट खूब बढ़ा चढ़ाकर वोटर के बीच परोसा। ये दिखाया गया कि बीजेपी ही बांग्ला गौरव की योग्य संरक्षक है। बीजेपी की तो जड़ें बंगाल से जुड़ी। अब इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रयोग बीजेपी की चुनावी रणनीति में देखने को मिला, वो था भय नहीं भरोसा। एक को पकड़ कर जेल। पूरे चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भय के विनाश का दावा किया। बीजेपी ने प्रचार किया कि ममता बनर्जी की पार्टी और कार्यकर्ता गुंडे हैं। बंगाल का आम वोटर उनके डर की वजह से ममता बनर्जी को वोट देता है। अब डरने की जरूरत नहीं है। 4 मई के बाद भी केंद्रीय फोर्सेस बंगाल में बनी रहेंगी ताकि बीजेपी को वोट देने वाले किसी हिंसा का शिकार न हो। मतलब भयमुक्त होकर वोट करें। 4 मई के बाद तृणमूल के कथित गुंडों को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। जब रिकॉर्ड 92.88% वोट पड़ा तो बीजेपी ने इसे ऐसे प्रचारित किया मानो ये भय मुक्ति का वोट है। सुरक्षा की गारंटी में एंटी ममता वोटिंग हुई है। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते, और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा।
और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। चार मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। ये 2 डायलॉग नहीं, टीएमसी का भय नहीं, बीजेपी का भरोसा, और उल्टा करके सीधा कर देंगे। ये 2 डायलॉग नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी है। डर के आगे जीत है कि लाइन पर आगे चलते हुए बीजेपी ने अपने परंपरागत एजेंडे राम मंदिर को भी पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल किया था। जय श्री राम। हर कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले जय श्री राम की हुंकार भरी जाती। जय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? भाइयों बहनों, मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया। अरे ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी ने अपने हथियारों में उसे भी शामिल किया। इसकी वजह से जो सेंटीमेंट बना था, जो ध्रुवीकरण हुआ था, उसे रिकॉल और रिप्रोड्यूस किया गया। इसकी वजह से बहुसंख्यक बंगाली हिंदुओं में असुरक्षा का बड़ा चित्र बना। सबको लगा कि हिंदुओं के खिलाफ लगातार अटैक जारी है, अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा, वरना तो देर हो जाएगी। बहुत चालाकी के साथ इसे टीएमसी के एक कथित इलेक्शन सिस्टम से भी जोड़ा गया, जिसके बारे में दावा है कि टीएमसी की सरकार इस बात की गारंटी देती है कि वर्कर की रोजी रोटी का इंतजाम करेगी, बदले में वो जी जान से पार्टी के लिए काम करेगा और सत्ता बचाने में लगा रहेगा, क्योंकि सत्ता गई तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी को ध्यान से सुनिए। तो पॉलिटिक्स को तो ये लोग प्रोफेशन बना दिया ना। अब दूसरा प्रत्याशी दूसरा पार्टी को हार जीत हो सकता है, कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। तो टीएमसी के चला जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, घर बार बने चला जाएगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, रुपया है, सब चला जाएगा, दादागिरी खत्म हो जाएगा, उसूली खत्म हो जाएगा। अपने लिए 2 कार, बीवी के लिए 2 कार, बच्चा को स्कूल छोड़ने के लिए 3 कार। ये जो स्टेटस उनका ऊंचा हो गया, सत्ता जाने के साथ उसका स्टेटस भी इतना खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको प्रोफेशनल इशू है। टीएमसी का पास सत्ता रहना चला जाना ये थोड़ा प्रोफेशनल इशू है। और दूसरा जो कैंडिडेट है, खास करके बीजेपी कैंडिडेट, उसको ये सब में कोई फर्क नहीं पड़ता।
बीजेपी की रणनीति में एक बात और खास तौर पर देखने को मिली, सीधी मुठभेड़। वोटर के मन में टीएमसी के खिलाफ विश्वास घटाने और बीजेपी का भरोसा बढ़ाने के लिए शुभेंदु अधिकारी को सीधा ममता बनर्जी के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया। ये सोची समझी चाल थी। ममता हारेंगी तो उनका सपोर्टर भी हारेगा, ममता का वोट घटेगा। दीदी टाटा